Hi everyone. I'm back again with another success story. तो उनके पैसे 2,000 रुपए इसलिए काट दिए गए उसमें क्योंकि उनका डायलॉग Seen in my college days, smart dude coming on the bike, and bike was like very numbered in the college. Hi everyone. I'm back again with another success story today. Today we have the pleasure of speaking with Nilav Pandey, an emerging talent in the world of film and television. Hailing from a small town Shahjahanpur in UP, Nilav discovered his passion in acting. Guys, Nilav happened to be my senior in my college, Arts College of Lucknow University. He was in one of the department in arts. And I have seen him the way he have taken the art and culture. He followed his passion differently from many other students. And today, he's become an artist who has performed his important role in many web series and many films and episodes what you see daily basis. So without taking too much of your time, I would directly introduce to Nilav Bhai. You are welcome to our podcast. आपसे इतने सालों के बाद मिलके बहुत खुशी हुई. आज मुझे कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट करूँगा. आई हैव सीन इन माई कॉलेज डेज वन स्मार्ट डूड कमिंग ऑन द बाइक, एंड बाइक वॉज लाइक वेरी नंबर्ड इन द कॉलेज. कि कुछ ही लोगों के बाइक थी पास में, और हम लोग साइकिल पे आते थे और सोचते थे कि यार ये साला कौन लोग है यार, इतना स्मार्टली घूमता है. एंड यू आर ट्रूली स्मार्ट पर्सन. आपने अपनी जो जगह बनाई आज फिल्म इंडस्ट्री में, इतने स्ट्रगल करने के बाद, इतने छोटे टाउन से आने के बाद, इट्स ट्रूली रिमार्केबल. आपने इतनी सारी वेब सीरीज़, इतने सारे मूवीज़ में काम किया. एंड एक सीरीज़ में आपकी देख रहा था, बवाल. उसमें वह ना भौकाल, यस सॉरी, या भौकाल. भौकाल में जब मैंने आपका वो रोल देखा बीच में, आई वॉज जस्ट जंपिंग ऑन माई चेयर एंड आई कॉल्ड माई फैमिली, ए लुक एट दिस जेंटलमैन, ही इज़ फ्रॉम माई कॉलेज, मेरे सीनियर है कॉलेज में. तो नीलाभ भाई, आपकी स्टार्टिंग से मेरे को जर्नी, सक्सेस जर्नी सुननी है आपसे, आपकी ही जुबानी. प्लीज़ नीलाभ भाई, आपका ये जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई? थैंक यू सो मच हेमंत भाई. सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू. कि आज आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, और जगह और सारी सूरतें बदल गई हैं कि हम लोग आज एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं. आप इंटरव्यू कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ. धन्यवाद. बड़ा अच्छा लगा हेमंत भाई जब आपने मुझे उस दिन कॉल किया, तो एक अजीब सा दिल को सुकून मिला कि नहीं, अपने लोग हैं जो सच में इस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं. हेमंत भाई, क्या है कि मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की ख्वाहिश थी. तो शुरू से ही एक भीड़ से अलग चलने का एक मन में रहता था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जो भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए, एक अलग सा एक होना चाहिए कुछ. तो आपको याद होगा जिस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मुझे उसी वक्त से ही टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, थिएटर, इसका बहुत शौक़ था. और कॉलेज के साथ साथ मैं पहले थिएटर भी करता रहा. इस इंडस्ट्री में
थिएटर इंडस्ट्री में तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनका कि मैं नाम लेना चाहूँगा, जो लंदन में बैठे हुए हैं, एक बहुत ही सीनियर, और मतलब उनको लेजेंड हम कह सकते हैं। दादा बोलते थे उनको, शीतल मुखर्जी। ओह या हाँ, और शीतल मुखर्जी दादा से इतना मैंने सीखा है थिएटर को लेके। थिएटर में बड़ी बारीकियां उन्होंने सिखाई मुझे। उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं है और ओवरवर्ल्ड जहाँ की वो थिएटर ना किए हों। उनको फिल्म से ज़्यादा इंटरेस्ट थिएटर में है। कोई फिल्म के लिए उनको बोलता था तो कहता नहीं, ये मेरा, दिस इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। तो उनका थोड़ा सा एक चेंज करके अपना अलग 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 चलते रहते थे। तो थिएटर में कभी उनके सामने गया, एक होता था, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कभी उठा के कहीं चप्पल मार दें, जूता मार दें, अगर वो काम सिखा रहे हैं तो बंदा। और मुझे लगता था यार ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए जो कि मुझे एटलीस्ट इस तरीके से गाइड कर सके। हाँ। तो कई शोज़ मैंने उनके साथ में करने के बारे में सोचा, सीखा, उनसे बारीकियां सीखी और थिएटर को अंजाम मैंने दिया। लखनऊ में ही ये सब? मैंने लखनऊ में भी ये इसको किया काफ़ी। थिएटर मैंने लखनऊ मैक्सिमम थिएटर मैंने लखनऊ में ही किया है। उसके अलावा ऐसे तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और धनबाद में भी 2018 में मुझे ऑल इंडिया बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। क्या बात है, थिएटर्स में ही। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये सारी चीज़ें हेमंत भाई करते 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 मेरा लाइफ का, मैंने कहा नहीं अभी कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके चैलेंजेस मेरे सामने आते गए थिएटर को लेके। विलियम शेक्सपियर जैसा राइटर, और उनको एक हफ्ते के अंदर स्टेज पे परफॉर्म करना, मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई इस इंडस्ट्री में ऐसा होगा जिसने एक हफ्ते के अंदर, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसको आपने सुना होगा, फिल्म भी उसके ऊपर बनी है, ओंकारा। हाँ करेक्ट। तो ओंकारा में एक कैरेक्टर था लंगड़ा त्यागी, हाँ वो कैरेक्टर मैंने उसमें प्ले किया था। और ओथेलो शो का नाम था। ओथेलो में एक इयागो कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर इस तरीके का था हेमंत भाई, मैं आपको बताऊं कि कोई भी उस कैरेक्टर के बारे में करने से पहले कम से कम 1000 मरतबे सोचता है कि यार ये इसको करना कैसे है, क्योंकि उस थिएटर का, उस कैरेक्टर का एक सेकंड में कुछ है, एक सेकंड में कुछ है। उसने, आपने एक फिल्म देखी होगी अपरिचित, साउथ की एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है अपरिचित। उसमें जो अपरिचित कैरेक्टर था, ये सेम कैरेक्टर था। इयागो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इतना पावरफुल कैरेक्टर था कि उसने पूरा स्कॉटलैंड की हिस्ट्री सब चेंज करके रख दी थी। उसने एक छोटा सा सिपाही था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, सिर्फ इसलिए कि उसको जो एक जगह मिलनी चाहिए थी, जो ओहदा मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला। तो उसने पूरा सब तहस नहस सब बर्बाद कर दिया। और लेफ़्ट घूमता था तो कुछ और होता था, राइट घूमता था तो कुछ और होता था, सामने देखता था कुछ और होता था। तो वो इस तरीके की, हेमंत भाई मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे इस तरीके का काम करने का मौका मिला। टिल्ला भाई, स्टार्ट कैसे हुआ? कॉलेज में आप पढ़ते पढ़ते, हाँ, कॉलेज से निकलने के बाद लोग स्ट्रगल करते हैं कि क्या करना है। आप थिएटर साथ में ज़रूर करते थे कॉलेज के साथ साथ, लेकिन आपका पूरा फोकस कैसे डाइवर्ट हुआ कि कॉलेज में जो पढ़ा आपने, आर्ट से रिलेटेड, ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड, बटीक से रिलेटेड, वो थिएटर की तरफ कैसे एकदम झुकाव हो गया? हाँ हेमंत भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली था कि आपको याद होगा कि हमारे आर्ट्स कॉलेज में लखनऊ दूरदर्शन के उस समय कुछ एक टीवी सीरियल स्टार्ट हुए थे, जिसका शूट भी अपने आर्ट्स कॉलेज में हुआ था। एक 3 वर्ष जिसमें चाणक्य में एक सीरियल आता था जिसने चंद्रगुप्त का कैरेक्टर किया था, उसको लेके एक 3 वर्ष, बड़ी बुआ जी और जहर चांद का। इस समय लखनऊ दूरदर्शन के कम से कम इस तरीके के 20 टीवी सीरियल्स थे तो जो अप्रूव हुए। और
उसी दौरान जो मेरा पैशन था वो बचपन से मैंने आपको जैसा कि बताया, तो मुझे एक उस सीरियल में काम करने का मौका मिल गया। दूरदर्शन के सीरियल में काम करने का मौका मिला, और वो मौका ऐसा मिला कि वहाँ से मेरा पूरा लाइफ का जो कुछ मैंने आर्ट्स कॉलेज से रिलेटेड सोचा था कि मैं आर्ट्स कॉलेज से निकलने के बाद ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो सब वहीं रखा रह गया। और मैं आर्ट्स कॉलेज रहते रहते ही मैं एक्टिंग फील्ड में चला गया। मैंने कैमरा फेस किया। कैमरा फेस करने के बाद में जब मुझे लोगों से शाबाशी मिली, मुझे जनता ने सराहा, उसको देखने के बाद में थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक पहचान मिलने वाली बात होती कि निकलता था। अब चूँकि इतनी बड़ी तो लखनऊ इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी उस समय, ये 92-93 के आसपास की बात है, आपको याद होगा। करेक्ट। तो उस समय इसी तरीके से था ना कि अगर सड़क पे जाता हुआ कोई व्यक्ति आपको देख के पहचान ले, अरे ये तो अपने नीलाभ भाई हैं, तो अरे ये तो वो एक्टर है, इसको मैंने उस सीरियल में देखा था। तो अलग सा एक अच्छा सा बड़ा अच्छा सा फील होता था। तो मुझे लगता था कि हाँ, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री में स्टार्स हैं जिनको देखने के बाद में अमिताभ बच्चन को लोग पहचानते हैं। ये सब बड़े दिग्गज नाम थे, और मैं एक ऐसे छोटे से लखनऊ शाहजहांपुर से मैं आया। मेरे फादर लखनऊ आए थे शाहजहांपुर से, और शाहजहांपुर से आने के बाद में ये सारा काम यही हम लोगों ने शुरू किया। और बड़ी छोटी सी पहचान मिली। पहचान मिलने के बाद में एक राजेश भदौरिया करके थे, वो भी थिएटर डायरेक्टर थे। उन्होंने ही बाद में फिर टीवी सीरियल्स भी बनाने स्टार्ट किए, उन्होंने काम दिया, और धीरे धीरे करके मुझे लखनऊ दूरदर्शन के कई शोज़ मिले। क्या बात है। डांस रियलिटी शोज़ भी करता था, और उसके बाद में मैंने करीब 2000 में धीरे धीरे करते करते मैंने ETV उत्तर प्रदेश, आपने नाम सुना होगा, रामोजी राव फिल्म सिटी, इनके 16 चैनल्स थे जो हिंदी, उर्दू, अवधी, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस को लेके वो अलग अलग थे। तो जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा शो झूमे नाचे गाए होस्ट किया था। तो शो को होस्ट भी मैंने किया, डांस का जजमेंट होता था वो भी मैं ही करता था। क्या बात है। बतौर ज्यूरी एंड होस्ट दोनों काम कर रहा था। वेरी लकी। तो मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ये लोग भी उस समय एक शो कर रहे थे। उस समय एक बड़ा अच्छा फोक जलवा करके एक शो आया करता था। तो ये लोग अवधी को, सॉरी, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते थे, और मैं अपनी हिंदी को रिप्रेजेंट करता था। बड़ा अच्छा लगता था। आज अच्छा लगता है, मैंने बीच में कुछ हमारी लाइफ में इस तरीके के चेंजेस हुए, ऐसा कह सकते हैं। कुछ ऐसी कश्मकश हुई ज़िंदगी की कि सब कुछ बदल सा गया। और मैं इस इंडस्ट्री को विदा मैंने किया, वापस से घूम के मैं अपने ट्रैक पे जाने लगा, जिसको मैंने छोड़ा था आर्ट्स कॉलेज के बारे में मैंने बाद में फिर सोचा कि चलो यार, इसकी चीज़ों को हम लोग आगे करके, जो मैंने सीखा है इससे मैं कुछ काम स्टार्ट करता हूँ। लेकिन फिर एक इस तरीके की चीज़ आ गई कि मुझे वो भी त्याग के, और मैंने जिस समय, मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है हेमंत भाई, कि जिस समय मैं आर्ट्स कॉलेज कर रहा था उसी समय साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि उसी समय मैं ग्लाइडर पायलट की ट्रेनिंग भी कर रहा था। कॉलेज के साथ साथ मेरी मदर को बहुत शौक था कि मेरा कोई बेटा आर्मी, एयरफोर्स में इस तरीके के उसमें जाए, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। मेरे एक बड़े ब्रदर हुआ करते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका एक जॉब लगा, घर से ज़िंदगी में पहली बार वो दूर गए, और दूर जाने के बाद वो हम सबसे इतना दूर चले गए कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। सो सैड। तो माँ ने मुझे पूरी ट्रेनिंग करवाई उस ग्लाइडर पायलट की, पूरा सब दौड़ भाग करके दिल्ली ले जाना, हैदराबाद एयरफोर्स स्टेशन है हैदराबाद, वहाँ भागना, बेलगाम, कर्नाटका, सब जगह भागना कि नहीं, इसको मुझे कुछ ना कुछ बनाना है। लेकिन शायद वो नियति को कहते हैं ना, नियति एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बट ग्लाइडिंग ट्रेनिंग तो बहुत एक्सपेंसिव भी है। हाँ,
वही मैंने आपसे कहा ना कि मेरी माँ ने पूरा मेरे लिए अपना जितना जो कुछ जोर लग सकता था, कि हम बहुत ढेर सारे परिवार में भाई हुआ करते थे। 8 भाई थे हम लोग, 2 बहनें थीं। लेकिन माँ को ये एक जुनून था कि नहीं, हमारे फैमिली में कोई ना कोई थोड़ा सा एयरफोर्स हो या आर्मी हो, कोई ना कोई एक है। एक वक्त ऐसा आया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर हो गया और बाकी जो कुछ कर रहा था उससे भी दूर हो गया। फिर मैंने प्राइवेट जॉब की। इतनी सब सीरियल, फिल्म, ग्लाइडिंग सब करने के बाद फिर जॉब भी करना पड़ा। हाँ, फिर मैंने एक बहुत ही कम पैसे में एक नौकरी की। फिर ज़िंदगी में एक ऐसा घुमाव आया कि उसने वापस ला के मुझे 2015 12 जनवरी को मुझे एक शो के लिए दोबारा से इनवाइट किया गया। वो अपने आप से आया हुआ आपके पास? वो अपने माँ से मेरे पास एक ऑफ़र आया। हमारे कुछ पुराने दोस्त थे जिन्होंने कहा यार हम लोग सब अलग अलग हो गए, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, फैमिली हो गई, भाई तू कहाँ है, आ यार अपन कुछ करते हैं। तो मैं गया, जाके एक शो है बहुत ही खूबसूरत, एक राइटर हैं, आपने नाम सुना होगा, महेंद्र भीष्म। तो उनका लिखा हुआ मैंने एक शो किया था, किन्नर कथा। ओके। तो उस किन्नर कथा के बाद में मेरी लाइफ अचानक से वापस से चेंज हुई। उसके बाद मैंने फिर थिएटर, और थिएटर के बाद कैमरे का जो चस्का लगा मुझे, मैं वापस से सब कुछ भूल गया और इस इंडस्ट्री की तरफ वापस आ गया। कल रात का मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा एक शो आ रहा था जिसमें मैं देख रहा था मनोज तिवारी जी को। ओके। तो मनोज तिवारी जी अपनी ज़िंदगी की कुछ इस तरीके की घटनाएं बता रहे थे। तो लगता है देख के कि नहीं यार, ये जो हम लोग रियल और रील, इन चीज़ों को कभी कदार आपस में ही सब मिला देते हैं। हम सोचते हैं कि जो रील है वही रियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनोज तिवारी जी के, उनका सॉरी अपने मनोज बाजपेयी जी, हाँ। इनका जब मैंने वो शो देखा, कल मैं वैसे ही बैठा वो शो को देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा ही अलग टाइप का इंसान हूँ। वो बंदा, आप यकीन नहीं करोगे कि इतना स्पष्टवादी है, जो कुछ उसके दिल के अंदर है वो आपके सामने बोलेगा। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है उनकी भी, कि छोटी छोटी बहुत कम पैसे में बहुत फ्लॉप शो किए उन्होंने, लेकिन एक उन्होंने बात कही ना, सच्चाई के नज़दीक रहने वाली जो उन्होंने बात कही, जो आपके दिल के नज़दीक होती है। उन्होंने कहा कि यार मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझसे फेक चीज़ें नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुझे रोटी, मेरा घर का किचन चलाना था, इसलिए मुझे कुछ ऐसे भी काम करने पड़े। तो मेरी लाइफ में भी इस तरीके से बहुत ढेर सारे वाक़यात हुए कि ये मजबूरी थी मेरी कि नहीं, छोटे छोटे भी काम मैंने किए, और छोटे छोटे काम करके मैंने अपना किचन चलाया, करता रहा कि नहीं एक दिन तो अच्छा होगा। और आज हेमंत भाई, मैंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। क्या बात है। आपने प्रकाश झा सर का नाम सुना ही होगा। प्रकाश झा, आई हैव इंटरव्यूड। हाँ, वो अपने आप में एक पूरा विश्वविद्यालय है। हाँ, यूनिवर्सिटी। वो तो सही है। मतलब बड़े बड़े लोगों के पाँव उनके सामने खड़े होने में कांपते हैं, और इतना अच्छा लगता है उनकी, मतलब कहते हैं वाइब्स, कहते हैं कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं। लोगों का ऑरा होता है जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि यार बड़ा नेगेटिव है, ऐसा है वैसा, लेकिन उस बंदे का ऑरा इतना अच्छा है कि आप कुछ मत कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रखिए, वो उस सेट पे भले ना हो, लेकिन आगे किसी दूसरे सेट पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पे करके जाएगा। क्या बात है। मैंने उनके साथ में वेब सीरीज़ की हैं 2। कौन सी? एक आने जा रही है लाल बत्ती करके, ओके। जिसमें आपके नाना पाटेकर जी हैं। अरे, तो वो है, और उसके पहले उन्होंने एक बनाई थी आश्रम, वो आपने देखी होगी। आश्रम देखी। तो आश्रम में भी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर, एक रोहतास भाई करके एक कैरेक्टर है, वो मुझे दिया। और
लखनऊ की बहुत तारीफ़ की उन्होंने, प्रकाश जी ने इतनी तारीफ़ की लखनऊ आने के बाद। कहने लगे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि लखनऊ के अंदर इतना टैलेंट है, इतने अच्छे एक्टर्स लखनऊ में हैं। लेकिन लखनऊ काफ़ी सारे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो। देखिए लखनऊ अपना एक घराना, जिस तरीके से आपने सुना होगा गायकी में और इसमें उसमें है सब, तो लखनऊ भी एक घराना है। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप क्लासिकल में आप जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे गायक मिल जाएंगे। आप डांस में जाएंगे तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये नाम आपने सुने ही होंगे। तो वो सब हमारे लखनऊ की ही देन है और यहाँ है। लेकिन लोगों को अपनी वैल्यू करना खुद से नहीं मालूम है। अपनी वैल्यू करना और अपनी जगह की वैल्यू देना, वो नहीं है लोगों के पास। और मैं इसमें थोड़ा सा लोगों से अलग रहता हूँ। हम तो बहुत चिढ़ते थे आपसे। यार ये कौन है यार, आधा तो मतलब मेरे क्रू में कुछ लड़कियां भी हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। नहीं, तो मैं वैसे आपने देखा होगा मैं इस मामले में बड़ा शरीफ था कि बिल्कुल अकेला रहता था। शरीफ तो आप थे, लोग दूसरों की निगाह तो आप नहीं रोक अब सकते। दूसरों की निगाह का मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। मेरे को आप कोई ऐसे करेक्टर के बारे में बताइए जो आपके बहुत दिल के करीब है। और उसके पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये तो लेटर स्टेज में आपके साथ हुआ, कॉलेज के दिनों में जी, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, कुछ तो सोच के ही लिया होगा कि मेरे को यहाँ कुछ करना है आर्ट्स कॉलेज में। उस टाइम में कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुए कि आपने वो आर्ट्स कॉलेज में जो सीखा था वो तो, हालांकि ये भी आर्ट ही है जी, लेकिन वो जो काम सीखा आपने वहाँ, जो करने के लिए गए थे, जो पढ़ने के लिए गए थे, आपने उसको थोड़ा सा Sideline कर ओवर दिया, करके और आप इसमें हो चले गए। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से, या वो दूरदर्शन का जो पहला शो आपके साथ हो गया था, बस वही? क्या था, हेमंत भाई एक्चुअली मेरे बड़े ब्रदर थे विभाष, हाँ। विभाष पांडे जी, वो वहीं आर्ट्स कॉलेज में ही पढ़ते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं कई बार ऐसे ही आर्ट्स कॉलेज घूमने चला जाता था। वहाँ की कैंटीन आपको याद है? अरे वो चाचा के हाथ के पकौड़े चाय और और चाय, मस्का पाव भाई। हाँ। तो बहुत बच्चों को उन्होंने संभाला, बहुत बच्चों को किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो चल खा फ्री ले, में खिला देते अपने थे। बच्चों की तरह पाला, ग्रैंड फादर की तरह पाला उन्होंने। बिल्कुल, वो ऐसा लगता था। तो हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई गार्जियन है उस सही बात है, सही बात। कॉलेज में पहुंचने के बाद में। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने भाई साहब के साथ वहाँ घूमने के लिए चला गया आर्ट्स कॉलेज। माहौल देखा, चारों तरफ मुझे आर्ट ही आर्ट दिखाई पड़ती थी। एक्चुअली हमारे जो ग्रैंडफादर, क्या ग्रेट ग्रैंडफादर से अगर हम आपको बताएं, तो हमारे यहाँ एक आर्ट को हम लोगों ने बहुत ही अपने दिल के नज़दीक रखा है। एक्चुअली हमारे फादर जो थे वो भी अब नहीं हैं इस दुनिया में। हमारे फादर भी एक बहुत बड़े राइटर थे। ओह नाइस। हमारी मदर थी, वो भी एक बहुत बड़ी राइटर थी। उनको भी निराला की बेटी और महादेवी वर्मा जैसे कई सम्मान मिले। फादर के ऊपर डॉक्टरेट हो रही थी। हमारे जो ग्रैंडफादर थे तो वो भी राजकवि थे, ग्रेट ग्रैंडफादर। पूरी फैमिली हाँ जी, आर्ट हाँ से जी, हाँ जी। belong। भाई साहब हमारे आर्टिस्ट थे जिनको कि पेंटिंग का और बड़ा शौक था। हमारी बड़ी सिस्टर वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। Very nice। विभाष भाई साहब से एक बड़े भाई साहब थे, वो भी जब राइटिंग करते थे तो वो कोई भी गज़ल लिखते थे ना, तो गज़ल के साथ में वो फ़ोटो ड्रॉ करते थे वॉल के ऊपर। क्या बात है। आप उनके कभी कमरे में जाते तो उनके चारों तरफ दीवार के ऊपर पोएट्री के साथ साथ में वो सारी पेंटिंग्स भी लगी Sketches रहती वगैरह थी, सब स्केचेस वगैरह रहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर काम कर रही थी। आर्ट्स कॉलेज की तरफ गया। आर्ट्स कॉलेज में जितने वक्त मैंने पढ़ा, मुझे स्कॉलरशिप मिली वहाँ से। और मेरा किया हुआ काम, आपको याद होगा कि हर साल एक एग्जीबिशन हुआ करती थी। हाँ, एनुअल एग्जीबिशन। एनुअल एग्जीबिशन होती थी। उस एग्जीबिशन में मेरा काम बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। मेरे जो भी मैं काम बनाता था उसका एक फ़ोटोग्राफ होता था जो न्यूज़पेपर्स में जाता था सब। तो नेम फेम का मुझे शौक़ बचपन से ही था कि कुछ अलग होना चाहिए। तो आर्ट्स कॉलेज में चला गया और आर्ट्स कॉलेज में जाने के बाद में बड़ा अच्छा, कहते हैं कि यूँ तो गुज़र रहा है और एक पल खुशी के साथ
फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। क्या बात है। तो आर्ट्स कॉलेज करते 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 अचानक से कैमरा आ गया। जो बचपन से मैंने सोचा था वो कैमरा मुझे फेस करने का मौका एक छोटे से कैरेक्टर में मिला था। एक 13 एपिसोड का सीरियल था जिसमें मुझे एक छोटा सा एक एंट्री मिली थी। लेकिन वो मेरा काम देख के डायरेक्टर साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरे उस कैरेक्टर को थ्रू आउट 13 एपिसोड में कन्वर्ट कर दिया। वो एक दुष्ट लड़का था। करेक्टर वो कैरेक्टर था मेरा, नॉट यू। वो कैरेक्टर था, नॉट द नॉटी। और उस कैरेक्टर को जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया। प्रीति खरे और हेमंत मिश्रा जी जैसे, ललित परिमू जी जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे जो आज इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, करेक्ट, जिनके साथ में मैंने काम किया। वेरी नाइस। तो कैरेक्टर अगर मैं आपको बताऊं हेमंत भाई, तो अभी आपने एक मेरी सीरीज़ का नाम लिया था भौकाल। उसमें जिस तरीके की लैंग्वेज है ना, मिर्ज़ापुर को तो बहुत थोड़ा सा, आई मीन यू कैन नॉट, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन भौकाल जिस तरीके से उसके डायलॉग थे जी जी। या बनाई गई थी या आप लोग की डायलॉग डिलीवरी थी, आपने कहीं ना कहीं, कितनी भी दूर हम बैठे थे लेकिन हमारे शहर से कनेक्ट कर दिया उस लैंग्वेज से। वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसका भी बड़ा अच्छा है। एक वो है, छोटा सा घटना है, मैं आपको बताता हूँ। जो इस भौकाल वेब सीरीज़ के राइटर हैं मिस्टर जय भंसल, अचानक से क्या हुआ कि मेरे पास कॉल आया कि एक वेब सीरीज़ है, उसके लिए आप ऑडिशन दे दीजिए। तो मैं चला गया, मैंने ऑडिशन दिया। एक पुलिस कांस्टेबल का एक ऑडिशन था, मैंने पुलिस कांस्टेबल का ऑडिशन दिया। फिर उसके बाद में ये हुआ कि मैं शॉर्टलिस्टेड हो गया। अचानक से 2-3 दिन के बाद में मेरे पास एक कॉल आता है कि सर कल आपको होटल में जाना है, इस सीरीज़ के राइटर आ रहे हैं मिस्टर जय भंसल, उनसे आपको मिलना है। मैंने ठीक है सर। मैं चला गया, जाके राइटर से मिला और राइटर से बैठ के बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, तो मैंने बताया कि सर मैंने थिएटर किया। तो थिएटर से वो बड़े प्रभावित होते थे जय सर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं आपको एक कैरेक्टर देना चाहता हूँ आकाश जी। इंडस्ट्री में मेरा नाम, इस फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री में मेरा नाम आकाश पांडे है। ओके। नीलाभ मेरा ऑफिशियल नेम है और स्क्रीन के लिए मैं आकाश पांडे हूँ। बट ये नामकरण कैसे हुआ? नामकरण साहब मैंने खुद कर लिया। ओके। किसी पंडित ने बताया या किसी पंडित ने कुछ नहीं बताया, किसी पर्सनल, किसी जिगरी ने बताया कि आकाश इज अ नाइस नेम? बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली। नीलाभ, नीलाभ का मतलब ही आकाश होता है, आकाश है। तो उसका एक पर्यायवाची हमको लग गया, बड़ा अच्छा सा था। नीलाभ का पर्याय क्या हो सकता है, तो आकाश मिल गया मुझे। और आकाश यथा नामा तथा गुणा वाली बात जो कही जाती, तो मैंने कोशिश ये करी कि मैं वैसा सार्थक कर सकूं अपने नाम को। तो जय सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया और उस एक कैरेक्टर के लिए कहा कि आकाश जी, ये कैरेक्टर, ये कास्ट मैं मुंबई से ला रहा हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर को अगर आप प्ले कर देते हो तो मैं आपके लिए लड़ूंगा कि फिर आप ही करोगे। चूँकि अब थिएटर की बात मैं उनसे बता ही चुका था, तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि वीडियो आप मुझे बना के भेजो, कल मिलो आप मुझे। मैं आया घर, वापस आके मैंने अपना सारा गेटअप चेंज किया और वो एक किसान व्यापारी होता है, व्यवसायी होता है, त्यागी, वो कैरेक्टर था। तो उन्होंने दिया मेरठिया लैंग्वेज जो होती है ना उधर की, तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है और आपको करना है। मैंने कहा ठीक है। गया, मैंने बड़ा अपने आप को शांत करके इधर उधर से काट के और एक बनाया, एक ऑडिशन बनाया और मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा सर मैंने आपको ऑडिशन भेज दिया है। मैंने कहा ठीक है आकाश जी, कोई नहीं। भेज दिया। उसके बाद वो फिर आया दूसरे दिन, फ़ोन किया, अच्छा मैं आपसे आज नहीं मिल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मुंबई और मैं 2-4 दिन बाद लौटूंगा तो आपसे मिलूंगा। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा अंदर से लगा कि पता नहीं यार क्या होगा, मज़ा नहीं आया। तो मुंबई जा रहे हैं तो लगता है मुंबई से लेके आएंगे। अच्छा, दूसरे दिन वो बॉम्बे पहुँचे और रात में मेरे पास कॉल आ गई कि आकाश जी मैंने आपको लॉक किया है त्यागी के लिए। क्या बात है,
वंडरफुल। और मैं आपको बताऊं हेमंत भाई, मैं अंदर से इतना खुश था क्योंकि जो उन्होंने कैरेक्टर की डिटेलिंग करी थी वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार ये ऐसा है। आपने देखा होगा कि 3 बेटे होते हैं, उसके 3 बेटे मार दिए जाते हैं और बड़ा एक डिसेंट सा बंदा है, बड़ा अप टू डेट रहता है कि वो है गांव का किसान है, लेकिन वो नेल्स भी उसके कट होने चाहिए, शेव उसका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, पगड़ी बांधी होनी चाहिए, कुर्ते पे पॉलिश होनी चाहिए। फिर उसके बाद True. में उस सीरीज से मुझे एक बहुत अच्छी पहचान मिली। ओके। उसी सीरीज के बदौलत हरमन भावेजा जी का नाम सुना होगा हाँ आपने। हाँ, ऑफ कोर्स, बिग नेम। हरमन सर ने मुझे गले लगाया ओह। और इतने खुश हुए। मतलब कहा जाए कि मेरे उस कैरेक्टर की जितनी तारीफ की जाए जो उन लोगों के शब्दों में था, मैं नहीं पता कि मैंने क्या परफॉर्म किया, लेकिन जब सामने वाले का आप देखते हो ना, अपने प्रति तारीफ, रुझान अप्रिशिएशन देखते आता है हो, तो अच्छा लगता है। तो एक अच्छा लगता है। वो आए, बहुत से लोग हॉल छोड़ के थिएटर के अंदर था कि मेरा बेटा मार दिया गया है, वो बड़ा परेशान सा बंदा है। तो जब मैं उसमें रोया हूँ तो बहुत से लोग थे जो थिएटर छोड़ के चले गए और बाद में आए कहने सर देखिए गूज़बम्प्स है मेरे। और हम समझ सकते हैं कि आप कैसे कनेक्ट करते हो। उसी सीरीज में जो मुझे डायरेक्टर सर मिले, जतिन वागले सर, अरे उन्होंने कहा कि सर क्या एक्टर है ये। उन्होंने भरोसा जताया। मैं कहता था सर मुझे कुछ कमी लग रही, कह रहे नहीं सर आपने सर बहुत अच्छा किया। मेरे मतलब का जो मुझे मिलना था। मुंबई कहते ना, मुंबई लेती है, लेती कम है, देती ज़्यादा देती है। ज़्यादा है। बशर्ते आप अगर उसके साथ उसके ट्रैक पे चल रहे हैं तो आपको इतना देगी कि आप संभाल नहीं सकते। ईमानदारी, लगन। हाँ, लखनऊ से बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, समुद्र का किनारा देखा, बीचेस पे गए, बाल खुले हुए देखे लोगों के, और वो उसी शाम के बेशक। अंधेरे में खो जाते हैं, वापस कमरे में आके सो जाते हैं। बहुत गहरी बात को। तो पैदल चला मुंबई, खूब पैदल चला, लेकिन जितना भी मुझे जब बुलाया गया शूट के लिए तो मुझे लगा, मैंने कहा कि सलाम मुंबई। मुंबई कहते हैं सपनों की नगरी है, अगर आप इसको सच में जीना चाहते हो तो इसके नज़दीक चाहिए और इसकी असलियत से रूबरू होंगे। आज हमारे शहर में इतने बड़े बड़े, मतलब इंडस्ट्री में, मुंबई इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो ऐसे ही नहीं हैं साहब। आप नवाज जी को देख लीजिए, अरे ग्रेट आप आर्टिस्ट। नाना सर को देख लीजिए। नाना सर तो उनके बारे में मतलब जितना कहा जाए कि जितनी उनकी कमाई है, इंडस्ट्री से जितना कमाते हैं वो मालूम है आपको, चैरिटी करते हैं, इतना है उनके पास। और कहते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ठीक है जो कुछ भी है। अमिताभ जी हमारे स्टार ऑफ मिलेनियम, तो इन लोगों ने सही समय पे सही हिट किया है तो आज वहाँ है, और मैं भी इसी कोशिश में हूँ। अभी मेरे बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जो लाइनअप हैं आने के लिए। अभी एक अवधि की एक फिल्म आने जा रही है, इश्क अचारी, ओके। जिसके राइटर एक प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। उनके मैंने कई शोज़ भी किए हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहादुर शाह जफ़र जैसा एक नाटक उन्होंने लिखा। उस बंदे की भी खासियत है कि वो राइटिंग के मामले में, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ प्रदीप श्रीवास्तव, रात भर में, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोगों ने रात भर में एक स्टेज शो लिखा है, और वो भी 1 घंटे का नहीं, आधे घंटे का नहीं, 1.25-2 घंटे का शो, सिर्फ बहादुर शाह जफ़र के ऊपर। बहुत इंडस्ट्री का बड़ा नाम है वो भी। तो लोगों ने भरोसा मुझ पे किया, जनता ने मुझ पे भरोसा किया, और मैं उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए खुद पे भरोसा करता हूँ। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खुद पे भरोसा करना जी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आज मुझे कई ये फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं लखनऊ के अंदर,
मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट है, ओपेलेंट है, फेम करके था, कई इंस्टीट्यूट से जिन्होंने मुझे अपने यहाँ एज एन फैकल्टी बुलाया, मैं गया, मैंने सिखाया, लेकिन एक संतुष्टि जो मिलनी चाहिए वो मुझे मिली नहीं। कि बच्चों को सिखाने के बाद मुझे लगा कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि इंस्टीट्यूट्स अपनी फीस लेते हैं, बच्चों को क्या मिल रहा है उससे उनका कोई लेना नहीं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने छोड़ दिए, सारे इंस्टीट्यूट छोड़ दिए। एक टाइम पे 4-4 इंस्टीट्यूट कर रहा था मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा नहीं, मैं घर में सिखाऊंगा, अपने पास सिखाऊंगा बच्चों को, जिसको सीखने के लिए आना होगा वो मेरे पास आएगा। 3 बच्चे सिखाऊंगा, मुझे नहीं बड़ी फीस चाहिए, 3 बच्चों को सिखाऊंगा, थोड़े थोड़े पैसे लूँगा। क्योंकि हेमंत भाई, आप भी आर्ट्स कॉलेज में आए होंगे, हम भी आए जैसे, या कोई भी एक बच्चा है जो पढ़ने के लिए कहीं जा रहा है, उसके पेरेंट्स कैसे उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी पढ़ाई के पीछे की उनके माँ बाप की क्या स्टोरी है, किस तरीके से वो लाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, ये आजकल जितने हम कह सकते हैं ना इंस्टीट्यूशंस हैं, ये समझने की ज़रूरत नहीं समझते, कोई मतलब नहीं हो सकता, कोशिश नहीं करते। अभी बहुत छोटी सी घटना आप देखिए ना, कल एक हुई है दिल्ली में, अब मैं क्या नाम लूँ उसका, कि 3 बच्चे अपनी जान से चले गए। उनको अपनी फीस से मतलब है। मेरे ट्रेंड किए हुए बच्चे आज फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं, फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उनका आज ब्रेड बटर वही है, और सिर्फ वो ब्रेड बटर ही नहीं ले रहे हैं, वो बिरयानी भी खा रहे हैं, वो रोस्टेड चिकन भी खा रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, ये OTT और ये जो फिल्म हैं, आज बहुत ज़्यादा लोग जो है इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ देखने के। तो आप ये सीरीज़ का जो कनेक्ट है लोगों के साथ, ये कैसे देखते हैं? आजकल की न्यू जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है? एक फिल्म एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, आप बोर हो जाते हैं। लेकिन वही सीरीज़ में इतने सारे कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं कि हर सीरीज़ बाय सीरीज़ वो चेंज होते रहते हैं और बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन कोई भी सीरीज़ यदि बनती है 8 से 9 एपिसोड की बनती है, तो नीला भाई, वो जिस तरीके से आजकल की प्रोडक्शन हो रही है, लैंग्वेज के ऊपर जो आपने बात की, या गंद जो दिखा रहे हैं आजकल, इतना ओपन सब बातें चल रही हैं, मतलब जो आप अपने बेटे बच्चों के साथ नहीं देखना चाहोगे, ये कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा इन्वायरमेंट सोसाइटी में नहीं कनेक्ट कर रहा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हेमंत भाई, एक्चुअली आज हमारे समाज में एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, एक डिसेंसी जिसको कहते हैं ना, वो हमारे समाज से बहुत दूर हो गई है। नहीं नीना भाई, मैं इससे डिफर करूंगा कि डिसेंसी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि हर इंसान के 2 मुखौटे हैं। ये बात सही है कि आदमी है कुछ और दिखाता कुछ हो। आज की तारीख में एक आपने देखा होगा, टीवी के ऊपर एक शो आता था, बिग बॉस। हाँ, मुझे उसमें एक डिबेट थी इसी तरीके से कि हम वल्गैरिटी परोस रहे हैं। देखिए, घर में टीवी है, रिमोट आपके हाथ में है, आप क्या देखना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप वल्गैरिटी देखना चाहते हो, मत देखो। आस्था भी तो आ रहा है, संस्कार भी तो आ रहा है, चित्रहार भी तो आ रहा है, आप वो देखिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, प्रोग्राम आ रहे हैं जिसको आप देख रहे हैं। कहते हैं फैमिली के साथ नहीं देख सकते, नहीं देख रहे हैं। इसी वजह से उस प्रोग्राम को इन्होंने OTT पे कर दिया, बिग बॉस जैसा प्रोग्राम, जिसके अंदर इतना ओपन हो चुका है कि अब उसको वो टीवी पे जो कुछ भी लेके आते हैं सब काट पीट के लेके आते हैं। जो ये चल रहा है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम समाज के सामने तो बनते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं। आपको, मुझको
क्या आप दावा कर सकते हैं कि आपका बेटा अगर मोबाइल चला रहा है तो वो जो उसमें देख रहा है, जो उसमें समझ रहा है, वो वही समझ रहा है और देख रहा है जो आप चाहते हो? आप क्लेम कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते। बट ये ना OTT पे चीज़ों की जिस तरीके से ओपननेस दिखाई हाँ, जाती है, हाँ। जो बच्चों को जिस एज में नहीं भी जाननी चाहिए, हाँ, उस एज में वो चीज़ों को देखना और इतनी इजीली एक्सेस एक आती है कि आप 18 साल से बड़े हैं कि नहीं, ओके कर दीजिए, देन यू आर ऑथराइज टू सी ऑल दोस। बिल्कुल। वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है नीलम भाई? देखिए, अब है क्या हेमंत भाई, इट्स अ डिबेटेबल टॉक। हाँ, मैं हाँ, मैं मैं इस बिल्कुल। पे बारे में ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बट नहीं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को किस नज़रिए से लेते हो? देखिए, है क्या, मैंने आपसे बताया कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम था जिसको कि लोगों ने बड़े अच्छे नज़रिए से भी देखा, बड़े गलत नज़रिए से भी देखा। पहले जब एक्टर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े एक्टर्स रहा हो, तो लोग, हमारे आपके बीच के ही लोग उनको नहीं पसंद करते थे, कहते थे साला नचकहिया है, भांड है, मिरासी है ना। एक एक्टर को इस नज़र से देखा जाता था कि उसको कोई बहुत बड़ी अच्छी महिला हो तो भी, पुरुष हो तो भी। तो आज की तारीख में है क्या कि हमने सारी हदें पार कर दी हैं कि हम मोबाइल पे आ गए हैं। थिएटर अब कोई पसंद नहीं करता। रीज़न कि गिने चुने चेहरे, गिने चुने प्रोडक्शन हाउसेस वो ही काम कर रहे हैं। भाई, अगर ऑडियंस अपना पैसा खर्च कर रही है तो वो देखना चाहती है जो ऑडियंस चाहती है। हमारा थोपा हुआ वो नहीं देख सकते। आप देखो ना, बड़ी बड़ी फिल्में जाती हैं और पिक्चर हॉल में जाके धाराशायी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें थोपी जा रही हैं। OTT आपके बीच की चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा है। हमारे समाज में जो चल रहा है वही दिखा रहा है। मैं अभी कल एक वेब सीरीज देख रहा था, हाफ CA। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है कि बच्चों को CA क्यों बनना है। उन्हें पता नहीं, CA का नाम उन्होंने CA सुना है इसलिए उन्हें CA बनना है। तो हमारे यहाँ हम लोगों को कहते हैं ना कि ज्ञान जब देते हैं ना, तो ज्ञान का बेसिक आधार क्या है हम उसको ये नहीं बताते हैं। हम कहते नहीं बेटा तुम्हें पूजा करनी है। अरे पूजा करनी है, क्यों करनी है, उसका आप रीज़न तो दीजिए बच्चे को। हमारे यहाँ वो रीज़न नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ सिर्फ बच्चों के ऊपर चीज़ें थोपी जाती हैं। तो आज की तारीख में ये वही चीज़ें आपको दिखा रहा है। और ऑडियंस, क्या छोटे क्या बड़े, बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े लोग ये चीज़ें पसंद कर रहे हैं, OTT पसंद कर रहे हैं। एक तो जो सिनेमा था उसकी मोनोपोली थी, वो ख़त्म हुई। आज छोटे लोगों को, छोटे चेहरों को, सीरीज़ का मतलब सिर्फ यही नहीं, वल्गैरिटी। आप पंचायत जैसी सीरीज़, अरे ब्यूटीफुल सीरीज, ब्यूटीफुल सीरीज। ठीक है, पंचायत जैसी आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको उसमें सफाई भी दिखाई पड़ेगी, एक अपना इमोशंस भी था, इमोशंस भी हैं, हाँ, रोमांस भी था, सब कुछ है। हाँ, उसमें लेकिन एक तरीका है उसको कहने तरीका का, था, है ना। तो आज OTT आपको उस हद पे ले जाके खड़ा कर देगा कि एक समय के बाद आप इन चीज़ों से, आप किसी को खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, क्या करेगा? एक टाइम के बाद आदमी जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा, उसके बाद वो विरक्ति पे आ जाएगा, विरक्ति पे आ जाएगा। तो आज की तारीख में हर बंदा, आप हो या मैं हूँ, हम बात करते हैं, बात में गालियाँ ज़्यादा होती हैं, हाँ, है ना। बहुत नेचुरल हो गया, अभी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है, लैंग्वेज ही ऐसी हो गई और है। प्योर शुद्ध हिंदी में विद रिस्पेक्ट बात कर लो, ये तो लगता है कि हाँ, थोड़ा पागल आदमी है। हाँ, आदमी उसको समझता नहीं, देखता है। अगर आप नमस्ते और आप जी करके बात करो तो आदमी देखता बड़े ध्यान से कि कहाँ से आया ये। तो आज सीरीज़ OTT हमको हमारा आईना बन के हमारे सामने खड़ा है कि जो आपके समाज में चल रहा है वो आपके सामने परोस रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बुराई है। क्यों? देखो, चोरी बच्चे को करनी है तो बच्चा चोरी से अच्छा भी देखेगा, बुरा भी देखेगा। ये हमारा
बौद्धिक स्तर है ना, ये हमारे दिए हुए संस्कार होने चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम कही जाती है, बिल्कुल सही आप बात, जानते हो। बिल्कुल सही। हम अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं दे रहे हैं कि हम आज क्या है और क्या नहीं है। आप ये समझिए ना कि हमने बच्चे को सनातन क्या है या मुस्लिम क्या है या सिख क्या है, ईसाई क्या है, हम इसके विषय में बच्चे को जिस तरीके से उसको तालीम, जिस तरीके से उसको एजुकेशन या जिस तरीके से उसको शिक्षा देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। हमारा तरीका बिगड़ता जा रहा है। तो समाज को शिक्षित करने के लिए आज की तारीख में वेब सीरीज़ बहुत कुछ ऐसा काम कर रही हैं जहां अगर हम वल्गैरिटी दे रहे हैं वहां हम समाज को आईना भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अभी समझ जा। नीलाभ पांडे, जिनको फिल्म इंडस्ट्री आकाश पांडे के नाम से जानती है, ओटीटी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी कला को दर्शाने का। बिल्कुल। इज इट करेक्ट? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तो जिस तरीके से आपको एक मंच मिला अपनी कला को दर्शाने का ओटीटी के आने से, आपको क्या लगता है कि आने वाली जो करेक्टर आर्टिस्ट हैं या जो नई जनरेशन है उनके लिए कैसा रहेगा आगे? बहुत अच्छा है। मैंने भी आपको बताया था हेमंत भाई कि मैं कल मनोज बाजपेयी जी का एक शो देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हीरो बनने नहीं आया था। एक बड़ा छोटा सा वाकया था उनका कि वो कहीं काम कर रहे थे जिसमें 4,000 रुपये पर डे पे बात थी, तो उनके पैसे 2,000 रुपये इसलिए काट दिए गए उसमें क्योंकि उनका डायलॉग नहीं था। कहा अबे तू तो चुप था, तो तुझे 4,000 रुपये पर डे क्यों मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं हीरो बनने इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, मैं कैरेक्टर रोल करने के लिए आया था। अब आज की तारीख में हीरो की परिभाषा बदल चुकी है। पहले हीरो होता था कि चॉकलेटी फेस होना चाहिए, बॉडी शॉडी होनी चाहिए, बढ़िया मसल्स होने चाहिए। आप देखिए आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री में हीरो ओटीटी ने बिल्कुल बदल दिए हैं। ट्रू, इट्स अ फैक्ट। जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो उसकी एक मोनोपोली होती थी, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। कुछ गिने चुने चेहरे, कुछ गिने चुने प्रोड्यूसर्स, कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स यही इंडस्ट्री के लिए काम करते थे। आज की तारीख में आपको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एक ओटीटी मिल गया है। आप पंकज त्रिपाठी जी अरे फिल्म इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में उनका सर्वाइवल नहीं था। उनको कहाँ से नाम पहचान कहाँ से मिला है वो आपको बेहतर तरीके से मिर्ज़ापुर ने उनको बहुत लेट मिली। हाँ, आज इतना लेट कि शायद लोग सोचते हैं कि अभी बेटर टू रिटायर। बिल्कुल। बट उनका स्टार वहीं से चमका मिर्ज़ापुर से। हाँ, तो अब यही है ना कि हम लोग, ओटीटी ने हमें बहुत पहचान दी है। जिनको लोग कोई नहीं जानता था, जहाँ जाके आदमी स्ट्रगल कर कर के दम तोड़ देता था, आज ओटीटी ने उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। टैलेंट आप में होना चाहिए, बाकी बैकअप हमारा रहेगा। तो ओटीटी आज वो काम कर रही है। बट एक चीज़ मैंने भी बहुत क्लोजली रियलाइज़ की है कि जितने भी सिने आर्टिस्ट थे जिनके बारे में आपने बताया कि रूल कर रहे थे, वो लोग जब ओटीटी पे आते हैं ना या दिखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें वो करेक्टर निभाने की क्षमता नहीं है जो छोटे करेक्टर आर्टिस्ट जो जिनको पहचान मिली वो निभा पा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, हाँ, एंड मेनी अदर नेम। वो मिर्ज़ापुर में जो दो लड़के थे, हाँ, है ना, गुड्डू पंडित और है ना, और वो पंचायत में वो जो जितेंद्र है ना, वो लड़की जो पंच दोनों श्वेता त्रिपाठी नाम है। अच्छा, बहुत अच्छा कैरेक्टर। गोलू, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरी तरफ आप देखेंगे बड़े आर्टिस्ट जो पिक्चरों में हीरो हीरोइन का रोल करते थे, वो जब आते हैं वेब सीरीज़ में तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। आई मीन मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बात के लिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ हेमंत भाई। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि
एक्टिंग इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। वेरी ट्रू। जब तक आप, मैं हेमंत मिश्रा के कैरेक्टर को, कि हेमंत मिश्रा का बैठने का तरीका क्या है, हेमंत मिश्रा का बात करने का तरीका क्या है, हेमंत मिश्रा का देखने का तरीका क्या है, हम तब तक आपके कैरेक्टर के साथ में जस्टिस नहीं कर सकते जब तक कि हम आपके कैरेक्टर को पढ़ेंगे नहीं। आप हीरो बन सकते हो, हीरो और एक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। आप हम लोगों ने हीरो का मतलब मैंने बताया ना, हमारे समाज में जो हीरो हैं, जो समाज को दिशा देने वाले हैं, और यहाँ दिशा नहीं देने वाले लोग ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। आप पैसे से आप अपने प्रोजेक्ट बना के खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हो, फैन फॉलोइंग बना सकते हो। एक वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन भी बहुत सी आई, एक वक्त के बाद वो चली गई। बहुत सारे नाम। अमित जी को आप देखिए, जब से स्टार्ट किया था तब से आज तक, चाहे ओटीटी हो, आप चाहे टीवी हो, और चाहे बड़ा पर्दा हो, सब जगह अमिताभ जी आपको दिखाई पड़ेंगे। एड भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं, वेब सीरीज सब कर रहे हैं। क्यों? उनके अंदर टैलेंट इतना भरा हुआ है कि वो हर रोल को बड़ी बेखूबी से निभाते हैं। हमारे लिए ठीक है कि हम एक कैरेक्टर हमने कर लिया कि हाँ भाई ये कैरेक्टर है, हम आत्मा से उसको जिएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम इसलिए है क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आत्मा से कैरेक्टर को जीते हैं। मनोज बाजपेयी नाम आज इसलिए मनोज बाजपेयी है, द फैमिली मैन, देखिए आप उनकी। हाँ, दोनों सीरीज बहुत बढ़िया है। अब वो जीते हैं कैरेक्टर। सच्चाई में वो जो फैमिली मैन में आपने सीन देखे हैं कि वो सब्जी लेके आते हैं घर से, वो रियल लाइफ में भी ये करते हैं। उनकी वाइफ उनको बोलती है कि सुनो, घर आ रहे हो तो रास्ते से बैगन, परवल और धनिया, वो बंदा प्रॉपर जाता है मार्केट से सब्जी लेके तब घर पहुंचता है। 4 बंगलों के पास में एक मार्केट लगती है, वो वहाँ से बंदा, और जब गाड़ी से तो सब्जी, साहब आप बैठे रहो गाड़ी में, कहते अरे भैया मैं छांट के लूँगा, तो कहते साहब भीड़ लग जाएगी यार। तो वो भी हैं, जीते हैं। और जब हम देखिए यथार्थ से दूर, रियल और रील से जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना बना के, पैसा लगा के आप कुछ भी करते रहो। मैं एक बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, मैंने राइटिंग में प्रयास किया और मुझे एक बहुत अच्छा उसका एक रिवॉर्ड मिला कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म जैसे प्लेटफॉर्म ने उसी कला को अप्रिशिएट भी किया। 3000 फिल्मों में मेरी एक बनाई हुई फिल्म, शॉर्ट फिल्म है आखिरी पर्ची। वेरी गुड। और जिस बच्चे ने उसमें लीड किया है वो मेरी अपनी स्टूडेंट ही है, प्रज्ञा। बहुत खूब। और जिसने भी उस फिल्म को देखा है, पूरी फिल्म नरेशन के ऊपर है। देखिए डायलॉग बोल के काम करना बहुत आसान होता है, नरेशन के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस करना अकॉर्डिंग टू म्यूजिक, अकॉर्डिंग टू मूड, उस पे चलना इज वेरी डिफिकल्ट। और उस लड़की ने ये दिखा दिया है कि हाँ वो एक अच्छी कलाकार है। तो ओटीटी हमारे लिए एक लॉटरी है आज की तारीख में, आप ऐसे समझ लीजिए। एनी पिक्चर, अब तक की जितनी पिक्चर हैं, या आपकी कोई ड्रीम मूवी या फॉरेन मूवीज जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, या कोई ऐसी मूवी आप वैसी बनाना चाहते हो, या कोई ऐसी मूवी जो आप चाहते हो कि मेरे को कुछ ऐसा रोल मिले? हेमंत भाई, एक हॉलीवुड की एक मूवी है गॉडफादर, आप देखिएगा। उसमें एक एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर अल पसीनो, इतना नेचुरल एक्टर है, इतना रियल एक्टर है।
मैं सच बताऊं, मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं को सीख के मुझे भी ये होता है कि यार कुछ ऐसा काम करने को मुझे मिल जाए। तो गॉडफादर मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। अल पसीनो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको मानता हूँ। और मेरा ड्रीम है कुछ इस तरीके का करने का कि अभी मैं छोटे छोटे काम कर रहा हूँ, मुझे कभी बड़ा ब्रेक चाहिए कि जिसमें, हालांकि मुझे हरमन बावेजा, जो मैंने आपको नाम बताया, बावेजा स्टूडियो का मैं होम प्रोडक्शन आर्टिस्ट हूँ। मैंने अभी उनके 3-4 काम किए हैं। अभी एक उनके साथ मैंने फिल्म की है भागवत, वेरी नाइस, वो भी आने पे है जल्दी ही। उन्हीं की सीरीज़ मैंने की है भौकाल, वेरी नाइस। उन्हीं की सीरीज़ मैंने की है भूचाल। ऐसी कोई आने वाले फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में, जिसमें आप पूरा हीरो के रोल में आ रहे हो या पूरा किरदार सीरीज में आपका हो? हाँ, मेन किरदार। भूचाल में आप देखेंगे मुझे थ्रू आउट कैरेक्टर है। अभी एक फिल्म आने जा रही है इश्क अचारी, उसमें आप देखेंगे एक वो 70 साल के बुढ़े का कैरेक्टर मैंने किया है। 75 साल का बुढ़ा है, बहरा है, बड़ा ही कॉमिक कैरेक्टर है। ओके। उसको आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है कि उसके ऊपर हमने किया है कि एक बुढ़ा है, वो अपनी बहू की शादी करवाना चाहता है क्योंकि उसका बेटा है, वो अपने फॉरेन जाने के बारे में सोच रहा है। ये बुढ़ा है, ये ऊपर जाने के बारे में सोच रहा है। तो सोच रहा है मेरे जाने के बाद इस विधवा बहू का क्या होगा। तो बहुत ही चुलबुली सी, बड़ी खट्टी मीठी अचार के ऊपर फिल्म है। तो इश्क अचारी उसका इसीलिए नाम रखा गया है कि बड़ी खट्टी मीठी सी यादों के साथ में वो फिल्म है। बहुत बढ़िया पिक्चर है, जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। एनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हु यू लाइक टू वर्क विद? मैंने बताया, मेरे पास में सबसे पहला नाम जो है इंडस्ट्री का वो है प्रकाश झा सर। ओके। कि एनी बिग एक्टर यू लाइक टू वर्क विद? हाँ, ये एक बड़ा आपका सवाल है। जिनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मैंने मनोज बाजपेयी जी के साथ में मुझे काम करने का बहुत मन है, 1 to 1। एनी फीमेल एक्टर यू लाइक टू वर्क विद? देखिए, फीमेल एक्टर तो अब इंडस्ट्री में जो भी अच्छा काम कर रही हैं, जैसे गोलू गुप्ता के बारे में वो मैंने बताया, नेचुरल एक्टर है। उनके साथ में मिर्ज़ापुर मैंने करी, बड़ा अच्छा लगा काम करके। और अब इंडस्ट्री में आज की तारीख में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको किसके साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि डेली एक अच्छा एक्टर आ रहा है, एक नया एक्टर आ रहा है। हीरोइन आप कह दो कि किसके साथ काम कर रहा है, तो हीरोइन मेरी नज़र में भी कोई ऐसी नहीं। आकाश पांडे का भी गाना गाएंगे? हाँ, आकाश पांडे गाना गाते हैं। सीरीज में, मूवी में गाना देंगे? मूवी में, सीरीज़ में ज़रूर गाऊंगा। छोटी छोटी फिल्में जो बना रहे हैं उनमें भी गाना गाऊंगा। एनी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? डायरेक्टर साहब, मैंने आपको बताया जैसा कि मुझे प्रकाश झा सर बहुत पसंद है, उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद है। वो किसी भी एक्टर के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं बनाते, हमेशा खुल के काम करने का मौका देते हैं। तो उनके साथ मुझे काम करने का। आई नो इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक क्वेश्चन टू आस्क। फॉरेन मूवी, OTT और सिनेमा, 3 घंटे का सिनेमा, OTT। इज इट आकाश टॉकिंग और नीलाभ टॉकिंग? ना, इज इट नीलाभ? नीलाभ। हु इज द बेस्ट एक्टर टू वर्क विद? एक्टर मुझे तो मनोज बाजपेयी सर हो गए या पंकज त्रिपाठी जी जैसे लोग हो गए। इन लोगों के साथ काम करने का बड़ा इच्छा है कि 1 to 1, क्योंकि उनके साथ में उनसे सीखने को बहुत मिलता है। और सामने सामने अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप उनसे सामने सामने लेते रहो तो बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा बड़ा दिली ख्वाहिश है कि 1 to 1 के साथ काम करूं, यहाँ लगे। एनी फॉरेन मूवी? गॉडफादर, अल पसीनो ने गॉडफादर का वो कैरेक्टर प्ले किया था और ही इज़ वर्सटाइल, यू नो। जो काम करने का उनका तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है। एनी पर्टिकुलर ब्रांड? ब्रांड किस
क्लोथिंग? अरे ब्रांड तो बहुत हैं, अब किसका किसका नाम लो। भी मैंने 2 दिन पहले अरमानी की 2 शर्ट्स खरीदी थी, बड़ी खूबसूरत सी शर्ट्स हैं। अदरवाइज़ तो मैं पेपे हो गया, रेंगलर्स हो गया, लेवाइस हो गया, ये सब पहनता हूँ। कॉन्टिनेंटल और इंडियन? इंडियन। साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन? नॉर्थ इंडियन। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। तो नीला भाई, आपने थिएटर भी किया, आर्ट्स कॉलेज से भी रहे, आपने पढ़ाया भी। जी। आप आने वाली जनरेशन को, चाहे वो थिएटर से हो या आर्ट्स कॉलेज की हो या किसी भी सेक्टर जो कल्चर से जुड़ी हुई हो, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि जो भी बच्चा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक्टर बनना लोगों के लिए बड़ा एक आसान सा है। लोग कहते हैं एक्टिंग करना बहुत आसान है, और आई एम सॉरी टू से, एक्टर बनना एक डॉक्टर बनने से ज़्यादा, एक इंजीनियर बनने से ज़्यादा, या कोई भी एक इस तरीके की, अगर हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जितने ये नाम हैं, कुछ भी बनने से ज़्यादा बहुत बड़ा है। क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, कि आप क्या सोचते हो। हमें पढ़ाई करके हम डॉक्टर तो बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, लेकिन एक्टर, कैरेक्टर को निभाना, किसी के कैरेक्टर को निभाना, वो हर एक के बस की बात नहीं है। देखिए, एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता। हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आपको टेक्निक बता सकता है, आपको तरीके बता सकता है, उन तरीकों को अपना लेंगे, आप शर्तिया बड़े। Thank you, Nilabhai, for sharing your inspiring journey with us today. It's been fascinating to hear about your experience and challenges you have overcome. We are excited to see what the future holds for you and can't wait to watch your upcoming projects. Wish you continued success in your career. For such success stories, please do like, share and subscribe to our channel. God bless everyone.